अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए और थैंक आपको यू वेरी देखकर हमें एक बार फिर कश्मीर की याद आ गई है और हम दोबारा आज थोड़ा कश्मीर पे बात करना चाहेंगे कि क्या अपडेट्स हैं, क्या हो रहा है और यहाँ पे कुछ जो है कहना चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी आके इस्लामाबाद में उन्होंने जो है वो एक तरह का प्रोटेस्ट किया था कि उनको अचानक से तकरीबन 4300 के करीब फिगर दिया जा रहा था कि उनको अचानक से जॉब से निकाल दिया गया है और उनकी पेमेंट्स नहीं हुई हैं और वो आज़ाद कश्मीर से आए थे। आपको यकीनन मालूम होगा उसमें खवातीन भी थी, हजरात भी थे कुछ और उनकी आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया कश्मीर के टॉपिक पर बात कर रहा है। इस हवाले से अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाएं। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही थी जो उनकी इंटरव्यूज लिए थे कुछ लोगों ने। आप क्या देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है वहां पे और क्या अपडेट्स हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हर शोबा जो है वो इस वक्त क्राइसिस में है। ये जो आप जिक्र कर रही हैं 4300, ये एडहॉक मुलाजमीन हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 सालों से मुलाजमतें कर रहे हैं और इनको परमानेंट होना चाहिए था अब तक। तो उन्होंने इनको परमानेंट करने के बजाय इनको नौकरियों से निकाल के और बाहर के से लोगों को ला ला के जो है वो परमानेंट जॉब्स देनी शुरू कर दी और इनकी तनख्वाहें भी बंद हैं, इनकी पेंशन भी बंद है। पेंशन तो खैर इनकी है ही नहीं। तो अब ये काफ़ी अरसे से ये एहतजाज कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज होता रहा है। अब इन्होंने एक कंसोलिडेटेड एफर्ट की है कि मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद की तरफ ये गए हैं, लेकिन जिस दिन ये गए हैं उस दिन शदीद बारिश थी मुजफ्फराबाद में। और मुजफ्फराबाद में इतनी बारिश थी कि मतलब है कि कोई घर से बाहर ही नहीं निकल सकता था। उसके बावजूद इन्होंने बड़ी हिम्मत की है, ये इस्लामाबाद गए हैं और वहां इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। इसके अलावा जो है वो पेंशनर्स ने भी उसी बारिश में, उसी दिन जिस दिन ये इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी दिन उन्होंने भी मुजफ्फराबाद में वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के बाहर जो है POJK में मुजाहरा किया। इसके अलावा जो टीचर्स हैं वो भी मुजाहरा कर रहे, उन्होंने भी मुजाहरा किया है। तो अब हर शोबे में मुजाहरे देखने में आ रहे हैं। इसके अलावा सिविल सोसाइटी का जहां तक ताल्लुक है, देखें पाकिस्तान ने ये किया है कि बजाय इसके कि बिजली का बिल पर यूनिट बढ़ाने के, उन्होंने उसके ऊपर एडिशनल टैक्सेस लगा दिए। 800, 1000 इस तरह से उन्होंने टैक्सेस लगा दिए। अब बिजली जो है वो वहां के लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। पहले तो बिजली देते ही नहीं है, लोड शेडिंग इतनी ज्यादा होती है, तो उसके बावजूद भी बिल उसी तरह आ रहे हैं और उसके ऊपर अब टैक्सेस भी लग गए। इसके अलावा जो हमारा आटा था, यूनाइटेड नेशंस ने 46 आइटम्स के ऊपर हमें सब्सिडी दी हुई, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट देती है। तो ये कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोई आसान नहीं है। वो उनको वो ऑब्लिगेटरी सब्सिडीज हैं। इन्होंने आटे की सब्सिडी अब खत्म कर दी है, जिसकी वजह से आटा बहुत महंगा हो गया। वही आटा जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में 800 रुपए का है, वो यहाँ पे 2400 रुपए का मिल रहा है। तो इसके इन सारी चीजों के खिलाफ पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने एक मुजाहरा किया था और धरना दिया था। उस धरने के नतीजे में जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बुलाया इन लोगों को और इनसे वादा किया कि इनके तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे विद इन अ मंथ। इन्होंने कहा कि अगर आपने 1 महीने के तक ना किया तो हम फिर धरना दें। तो प्रेसिडेंट साहब जो है बैरिस्टर सुल्तान महमूद, उन्होंने तो दोबारा ना कभी इनका पता किया, ना कोई इतला आई उनकी तरफ से। तो इन्होंने फिर दोबारा धरना दिया और रावला कोर्ट में दिया और कमिश्नर के दफ्तर के बाहर दिया। 7 दिन तक वो धरना चलता रहा। उसके बाद रात को पुलिस आई, उन्होंने इनका कैंप उखाड़ दिया और कैंप उखाड़ने के बाद लियाकत हयात जो हैं इनके JK नैप के जो लीडर हैं और समझ शकील जो NSF के लीडर हैं, उनको और 6 और लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ये जो खबर है जंगल में आग की तरह रातों रात फैली और अगले ही दिन यानी 3 मार्च को
बहुत सारे जगहों के ऊपर एहतजाजी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, रैलियां निकलना शुरू हो गई, और इसी तरह से कल भी निकली हैं और आज भी निकली हैं। ये तो एक सोशल अनरेस्ट की और जो है वो सूरत हाल है। लेकिन इससे भी खतरनाक एक सूरत हाल डेवलप हुई है, जो मैंने आज रिपोर्ट भी की है, वो ये है कि उसी रावला कोर्ट में जहां सबसे ज्यादा मिलिटेंसी पाई जाती है, पॉलिटिकल मिलिटेंसी, यानी कि सियासी हलचल है जहां पे, वहां पे इन्होंने फ्रीडम ब्रिगेड 313 के नाम से दोबारा जहादी ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव करने के लिए काम शुरू कर दिया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पे, उसमें उन्होंने कहा है कि वो अप्रैल तक 10,000 जहादी जो है तैयार करेंगे और पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। और उसमें कश्मीर का जो मुद्दा है उसको बयान करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए हम लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी एक खतरनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है। उधर लोगों की तवज्जो यूक्रेन पर लगी हुई है, इधर ये अंडर द रेडार ये काम कर रहे हैं। और फिर ये वीडियो भी मैंने दिखाई है आज अपने प्रोग्राम में, जिसमें पाकिस्तानी फौजी सिविलियन कपड़ों में यंग लड़कों को गोली चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो काम वहां पे शुरू हो चुका है, और हमारे नौजवान जो है उनको बजाय रोजगार देने के, बजाय हमारे आटे की सब्सिडी को बहाल करने के, बजाय कोई अस्पताल में कोई फैसिलिटीज देने के, वो इनके हाथ से कलम छीन कर इनके हाथ में बंदूक दे रहे हैं एक दफा फिर, और 88, 89 की सूरत हाल दोबारा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। लेकिन हाँ सर, आपने जो बात की वो पिक्चर्स या वीडियोस मैंने भी देखी थी, ट्विटर पे शायद शेयर की गई थी कि उनको जो है वो बंदूक चलानी सिखाई जा रही है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है कि वो कोई उन्होंने कोई फौज ज्वाइन कर लिया हो, या कोई इस तरह की कोई ट्रेनिंग हो रही हो? मतलब उसको किसी नेगेटिव उसमें ही हम क्यों देख रहे हैं? क्या अच्छे से हमें ये मालूम हो सका है कि वो आखिर चल क्या रहा था वहां पे? देखिए ना, अगर तो उन्होंने फौज ज्वाइन कर लिया, फौजी ट्रेनिंग है, तो फिर वो सिविल कपड़ों में तो फायरिंग नहीं करेंगे ना, वो फिर फौज के कपड़े पहनेंगे। वो जो रंगरूट होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं वो पहन के फायरिंग करेंगे। तो ये तो फायरिंग जो सिखाई जा रही है उसके आगे लिखा हुआ है शूट टू किल। ये तो जो है वो और तरह की ट्रेनिंग है। ये उस तरह की ट्रेनिंग नहीं हो रही जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रही है। जी, जी। ठीक, बिल्कुल। खैर, इसको तो मैं एक बार और देखना चाहूँगी, और दोबारा से मैं किसी से वहाँ से भी जो है वो मज़ीद कोशिश करूँगी कि कुछ और भी इन्फॉर्मेशन इस बारे में मिल सके, तो मैं आपसे शेयर करूँगी। सर, एक चीज़ और है, मैं अभी 2-3 साल पहले गई थी, इधर ही आज़ाद कश्मीर गई थी, और वहाँ पे एक मुझे शो बनाना था अपना, उस वक़्त मैं टीवी चैनल के साथ काम कर रही थी। तो वहाँ पे जो बॉर्डर के पास लोग रहते हैं, जहाँ से एलओसी आप समझ लें, उसके नज़दीक जो लोग रहते हैं, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि हमारे पास उस वक़्त तो ख़ैर फायरिंग वायरिंग चला करती थी, आजकल तो आप जानते हैं कि ज़रा बातचीत हुई भी और ये सब कुछ नहीं हो रहा शुक्र से। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमारी हिफ़ाज़त के लिए हों। और साथ-साथ पहले उन्होंने कहा जब मुशर्रफ साहब थे तब हमें ज़रूर दिया गया था कि वो जो एक रुकावट रखी जाती है कि अगर वहाँ से फायरिंग हो तो बचा जाए। और वहाँ काफ़ी मुझे भी बहुत चल के जाना पड़ा क्योंकि रोड्स वग़ैरह नहीं बनी हुई थी, और बहुत दूर गाड़ी छोड़ के और काफ़ी ज़्यादा चल के जो है वो जाना पड़ा था उस कॉर्नर तक जहाँ पे के लोगों से बात हो। तो उनका यही कहना था कोई ज़ख्मी हो जाता है, एम्बुलेंस नहीं है, कुछ इस तरह की बात नहीं है, उठा के ले जाना किसी ज़ख्मी को जो है हॉस्पिटल ले जाना बहुत मुश्किल है, कोई हॉस्पिटल्स नहीं है इस तरह के नज़दीक। इस किस्म की कोई मदद जिसे कहना चाहिए कि नहीं मिल रही है उन लोगों को। तो वो तो एक अलग बात है कि कब जो है वो ये इसका मसला हल होगा कश्मीर का। लेकिन इस तरह के जो अभी लोग वहाँ रह रहे हैं और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपके ख्याल से उनके लिए क्या किया जा सकता है? देखें, सबसे पहले तो ये है कि बंकर्स अच्छे बनने चाहिए, ताकि जब ये आपस में लड़ते हैं तो कम से कम हमारे लोग जो है वो बंकर्स में जा सकें। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है, सेकंड के जो जैसा आप फरमा रही हैं सड़कें नहीं है, तो कम से कम सिंगल लेन रोड ही बना दें, एक वक्त में एक गाड़ी जहां से आ सके या जा सके, ताकि एम्बुलेंस तो कम से कम वहां तक पहुंच सके ना। तीसरी चीज ये है कि सवाए सीएमएच के और कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है।
तो कम से कम ये करें कि एक ऐसे इलाकों में टेम्परेरी सर्जरी जो होती है, इमरजेंसी सर्जरी, उसके स्टेशंस बनाएं कि चलो अगर किसी के यहाँ पे कुछ चोट लग गई है या सर फट गया तो वहां उसको फौरी तौर पर उसको वुंड को क्लीन करके उसको स्टिच अप करके बैंडेज करके उसको फिर आगे मेन हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। तो ये तो वो कौमें करती हैं जो आजाद हों। हम तो आजाद नहीं है, तो हमारे लिए वो ऐसा काम क्यों करेंगी। हाँ, अगर वो पाकिस्तान और इंडिया का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पे अगर कोई जंग वगैरह हो तो वहां तो सड़कें मौजूद हैं, एम्बुलेंसें भी हैं, अस्पताल भी हैं, सारा कुछ है। फिर वहां पाकिस्तान आर्मी फील्ड हॉस्पिटल भी जाके बना लेती है, इमरजेंसी के जो टेंट में हॉस्पिटल होते हैं। तो हमारी तो सूरत हाल ये है कि हमारे कहने से क्या होता है कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। ये तो इनको पता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन ये देंगे नहीं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इंडिया पर जब ये बमबारी करते हैं और इंडिया जब जवाब में रिटेलिएटरी फायर करता है, ये चाहते हैं कि हमारे लोग मरें ताकि ये दुनिया को दिखाएं कि देखो जी इंडिया ने ये लोग शहरियों पे बमबारी की और ये शहरी मर गए, भले ये खुद ही इनका बॉर्डर पार करने से पहले ही गिर जाए गोला, लेकिन ये फिर दिखाते हैं। तो इसलिए ये नहीं चाहते कि ऐसी कोई हिफाजती चीजें हों जिससे हम लोग बच सकें। लेकिन सर एक चीज और भी वहां पे थी सर, मोबाइल सर्विसेज बहुत खराब थी और ऑलमोस्ट नहीं चलती थी। जैसे आप आपको इमरजेंसी हो जाए, कोई कांटेक्ट करना चाहे तो मोबाइल सर्विसेज नहीं थी, बल्कि एक कंपनी जो है उसने तो बाकायदा कहा कि जी आप एक वीडियो बना के और वो लगा दीजिए अपने यूट्यूब चैनल पे कि जी इनको रोका जा रहा है और इनके टावर्स नहीं लगाने दे रही गवर्नमेंट। तो वो भी खैर हमने बना के लगा दिया था, वो भी अगर कोई देखना चाहे तो चैनल पे मिल जाएगा। वो मेरे ख्याल है उसको भी 6-8 महीने हो गए करे हुए। तो लेकिन ये इस तरह की बातें ये कर रहे हैं कि ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई मोबाइल सर्विस चल रही है, ना सड़क बन रही है, ना कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो वहां पे डेवलपमेंट भी हो रही है, वहां पे मॉल्स भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और फिर ये कहते हैं कि हमने वो हिस्सा भी ले लेना है। तो अगर कोई काम नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई चीज बनाएंगे नहीं, कुछ लोगों को दिखाने को नहीं होगा, तो आपके ख्याल से फिर कैसे लोगों को ये यकीन दिला सकेंगे कि हम बहुत बेहतर ख्याल रख सकते हैं कश्मीर का। देखिए, पहली बात तो समझने वाली ये है कि हिंदुस्तान जो है वो मुल्क नहीं है, बड़े सगीर है, और उसके अंदर 28 रियासतें जो है एज अ स्टेट विद स्टेट स्टेटस 28 रियासतें उसमें मौजूद हैं, 6 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो हर स्टेट का भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट है, उसके साथ मुआहदा है कि हमारा क्या इस यूनियन में रहने का हमारे ये मुआहदा है कि ये हमारे कस्टम ड्यूटी या जो है वो टैक्स का ये सिस्टम होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो फिर आप ये समझें कि हिंदुस्तान जो है वो यूरोपीय यूनियन की तरह एक मुल्क है, जैसे यूरोपीय यूनियन एक यूनियन है। भारत की को भी इंडियन यूनियन कहा जाता है, इंडिया की यूनियन की रिपब्लिक है, वहां की जो गवर्नमेंट है उसको यूनियन गवर्नमेंट, मतलब वहां पे यूनियन मिनिस्टर होता है बकायदा, जो पूरे यूनियन के तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को देखता है। तो अब उस यूनियन में से एक्सक्यूज मी, कोई अगर रियासत या यूनियन टेरिटरी हिंदुस्तान को छोड़ना चाहेगी तो सबसे पहले तो वो ये सोचेगी कि 1 अरब 35 करोड़ की खुली मंडी तक जो रसाई है उसको वो छोड़ के तो किस मंडी के साथ जो है वो जुड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान की मंडी के साथ जो 22 करोड़ है, जो यूपी से भी कम आबादी है पाकिस्तान की। तो पहली तो चीज ये है। दूसरा ये है कि उसमें फिर देखा जाता है कि रूल ऑफ लॉ, अब पाकिस्तान में जो रूल ऑफ लॉ की सूरत हाल है वो आपके सामने है, तो वो कोई ऐसी पुरकशिश नहीं है। तीसरी चीज जो देखी जाती है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखी जाती है। पाकिस्तान तो पिछले दिनों नेगेटिव ग्रोथ में चला गया था, आज भी वो ग्रे लिस्ट में दोबारा चला गया, बाहर ही नहीं निकल पा रहा। तो ऐसी एक अनस्टेबल इकोनॉमी जो है जिसका कोई भरोसा नहीं है और जो कर्जे पर चल रही है, उसमें क्या अट्रैक्शन होगी कि दूसरी तरफ जो है वो 4 से 6 ट्रिलियन की इंडियन इकोनॉमी बनने जा रही है। चौथी चीज
कि आपके जो बॉर्डर है और फॉरेन अफेयर जो है और हमसायों के साथ जो तल्लुकात हैं वो किस तरह के, ये सारी चीजें जो है सोच सामने रखी जाती हैं जब कोई किसी यूनियन टेरिटरी या स्टेट के साथ दूसरी के साथ जुड़ना चाहे। तो पाकिस्तान का तो हाल ये है कि आप देखें, इन्होंने जो अफगानिस्तान में किया, 40 साल इन्होंने वहां जंग करवाई और पैसा बनाया। अब तो स्विस लीक्स में सारी बातें सामने आ गई हैं कि कितने डॉलर जो है स्विस बैंकों में इनके जर्नलों के जमा थे। अभी और भी आएगी इंफॉर्मेशन। फिर ये देखें ना कि वहां सेक्टेरियन वायलेंस कितना है। अब कश्मीर के लोग अगर जुड़ते हैं तो कश्मीर में हिंदू भी हैं, शिया मुसलमान भी हैं, नक्शबंदी भी हैं, तो वो देख अंधे हैं, उनको नजर नहीं आता पेशावर में कल क्या हुआ है। 100 के करीब लोग मर गए। पहले ये कहते रहे 30 मरे हैं, फिर उन्होंने कहा 57 मरे हैं, फिर इन्होंने कहा जी बहुत सौ की हालत नाजुक है। तो ऐसे मुल्क के साथ, पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ, जहां बलोच कहते हैं हमें आजादी चाहिए, जहां खैबर पख्तूनख्वा वाले कहते हैं कि हम तो अफगान हैं, जहां सिंधी कहते हैं हमें आजादी चाहिए, तो फिर कश्मीरियों का, जो कश्मीरी ये कहता है कि उसने पाकिस्तान के साथ जाना है या कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, उसका मेरा ख्याल है फिर एक तो सबसे पहले तो उसका IQ टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद उसका दिमागी जो है वो एवेल्युएशन होनी चाहिए कि दिमागी तौर पर वो सेन है या इनसेन है। ये चीज है। कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ना चाहता, सब प्रोपेगेंडा है। अभी वहां पे 4 दिन पहले फैशन शो हुआ, उसके अंदर लोगों ने नाते भी गाई और कवाली के गीतों को, कवालियों को गीत की शक्ल में भी गाया और फोक गाने भी गाए, वो जो आपने सुना ही होगा मैं तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी अड़िया मैना वैंदी वे, वो भी गाया। और फिर वो भी मतलब है वहां पे बड़ा वाइब्रेंट है सिस्टम, लेकिन पाकिस्तान उसको दिखाता नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस होकर अब काम करने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये कब तक चलता रहेगा, सालों से चल रहा है और अब कहीं ना कहीं जाके इस मसले को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन सर, आपने बात की पेशावर की, वहां पर ब्लास्ट हुआ है और उससे पहले कोयटा में भी हमने इस किस्म का एक इंसिडेंट देखा था। ये चीज़ें अब बढ़ती जा रही हैं, कल तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जाहिर है कि शिया कम्युनिटी जो है काफी अपसेट है, क्योंकि पहले भी आप बलूचिस्तान में भी जानते हैं कि उनके साथ क्या कुछ होता है। लेकिन क्या देख रहे हैं आपके ये क्या तालिबान की तरफ से है, ये क्या TTP है, या ये क्या हो क्या रहा है, और क्या ये बढ़ता जाएगा या ये कंट्रोल हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि जब भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, यानी जो पाकिस्तान की सरकार है जब उसका जो इक्तदार है वो डामाडोल होना शुरू होता है, माजी में भी हम देखा है हमने, उस वक्त जो है इस किस्म के धमाके जो है वो खुद ब खुद होने शुरू हो जाते हैं। और एक चीज फिर आप सर, देखें, सॉरी सर आपकी बात काट रही हूँ, एक चीज सिर्फ यहाँ कहना चाहूंगी, इमरान खान की भी एक पुरानी स्टेटमेंट है जब वो अपोजिशन में थे, और उन्होंने कहा जी जब हम बात करते हैं कि हम कोई लॉन्ग मार्च करेंगे या हम गवर्नमेंट गिराएंगे तो धमाके शुरू हो जाते हैं, और आज भी वही हो रहा है। और बिल्कुल इमरान खान से बेहतर और कौन समझ सकता है इस चीज को, क्योंकि जब इमरान खान का 126 के कितने दिन का धरना चला और ये फंस गए और ये इनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इनके पीछे जो लोग थे आपको पता ही है कि वो कौन लोग थे, वो भी अब पेशावर में ही बैठे हुए हैं। तो वो उस वक्त फिर इन्होंने फिर हम देखते हैं कि अचानक जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल का हादसा हो जाता है, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे जो है स्कूल के उनको मारा जाता है, टीचर मर जाते हैं बहुत सारे। और उसके बाद ये ऐलान करता है इमरान खान कि जी हम उनकी याद में अब धरना जो है खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा वाकया हो गया। तो इसी तरह से अब पेशावर का जो धमाका है, ये अभी तक तो मेरे इल्म में नहीं है कि किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की हो, लेकिन शेख रशीद साहब ने कहा है कि जी ये TTP वाले का स्टाइल लगता है, और पाकिस्तान की सरकार भी यही कह रही है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का स्टाइल है, इस तरह से आना और सुसाइड बॉम्बर बन के आना वगैरह वगैरह। अब देखें, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं एक बात पे बड़ा क्लियर हूं कि हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान है पाकिस्तान के पास, इसकी अक्सरियत आबादी जो है वो शिया हैं और इस्माइली हैं, यानी आगा खानी है, शिया हैं।
और मैं समझता हूं कि ये जो वहां पे अबूरी सूबे का नारा लग रहा है या कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां अबूरी सूबा बनाने की, उन शिया जो उलमा हैं और जो शिया वहां की जनता है और आगा खानी जो है, इस्माइलीज जो हैं, उनको होश के नाखून लेना चाहिए कि भाई एक ऐसी रियासत में जो इस्लाम के एक खास जो है सेक्ट के बेसिस पर अपने आप को इस्लामी रियासत बनाना चाहती है, जिसमें आपका स्टेटस काफर से ज्यादा नहीं है, आप काफर है। शियाज आर एट्रीब्यूटेड एज काफर्स इन पाकिस्तान, वो कहते हैं कि शिया काफर है। तो फिर शिया मुसलमान जो है उनका और अहमदी मुसलमानों का भी पाकिस्तान में तो फिर कोई फ्यूचर नहीं है। एक ऐसी रियासत में रहना जहां आप सेकंड भी नहीं थर्ड क्लास सिटीजन हो, आपको काफिर कहा जाए, आपके नाम के साथ अगर जैदी आ जाए या रजा आ जाए तो आपको आपकी प्रमोशन काजमी नहीं आ हो जाए। सकती। काजमी आ जाए। काजमी आ जाए, हाँ काजमी आ जाए तो आपकी प्रमोशन नहीं हो सकती, आप फौज में भर्ती नहीं हो सकते। तो ऐसी सूरत में तो फिर उधर जाना चाहिए, जहां मैं कह रहा हूं कि लद्दाख की तरफ गिलगित बल्तिस्तान को देखना चाहिए और लद्दाख के साथ जुड़ना चाहिए, जिसके लिए इंडिया की जो यूनियन है उसका हिस्सा बनना चाहिए। 1 अरब 35 करोड़ आबादी की जो मंडी है, फ्री मार्केट है, उसका हिस्सा बने, तरक्की करें, आगे बढ़े, बजाय इसके कि हमें इसी चक्कर में उलझाया हुआ कि कलमे का रिश्ता, कलमे का रिश्ता, कलमे का रिश्ता। कलमे का रिश्ता अपनी जगह पे, लेकिन दुनिया कहाँ जा रही है। हमारे लोग नौजवान जो है वो सिर्फ बर्तन मांगने के लिए हैं पंजाब में। लेकिन सर ये तो बात आपकी ठीक है कि इस तरह के अटैक्स जो है वो खास तौर पे एक खास तरह की कम्युनिटी के ऊपर किए जा रहे हैं, लेकिन अगेन वही बात कि क्या ये इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाने के लिए हो रहा है या उसको इमरान खान की गवर्नमेंट क्योंकि अब जा रही है इस वजह से घबरा के कोई कर रहा है, क्योंकि ये हमेशा से होता है जब गवर्नमेंट कमजोर होती है, जैसे आपने भी कहा, इस तरह के अटैक शुरू हो जाते हैं। साथ साथ क्या ये तालिबान की तरफ से भी हो सकता है कोई कि तालिबान ने किसी किस्म का अटैक किया हो? देखिए मुझे नहीं लगता, मतलब है मैं जब एनालिसिस करता हूं तो मुझे ये नहीं लगता कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया होगा। इसलिए कि अगर वो ऐसा शिया मॉस्क के ऊपर करें तो इस वक्त उनको शिया कम्युनिटी से कोई थ्रेट नहीं है या शिया कम्युनिटी की तरफ से कोई रुकावट नहीं है उनके रास्ते में। उनकी लड़ाई रियासत पाकिस्तान से है। इस किस्म के जो बम धमाके हैं वो आमतौर पर रियासत खुद करवाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ईरान की। जब ईरान में शाह ईरान के खिलाफ बहुत हंगामे हो रहे थे 1979 में, उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि एक सिनेमा घर में आग लग गई और बाहर से सिनेमा घर का जो दरवाजे थे उनको चेन डाल के ताले लगा दिए गए। 400 लोग उस सिनेमा घर में जल के मर गए थे। और वो इल्जाम उन्होंने लगाया था जो तहरीक चल रही थी शाह के खिलाफ उन लोगों पे। लेकिन लोग बेवकूफ नहीं थे, लोगों को पता लग गया कि ये खुद शाह ने करवाया है और उसके बाद फिर वो शाह का जो है वो डाउन हिल ही गया सारा काम। तो ये इस वक्त अगर आप इन लोगों को सुने कि ये क्या कह रहे हैं, सरकार के लोग, शेख रशीद क्या कह रहा है, इमरान खान क्या कह रहा है, तो ये लोगों को डरा रहे हैं कि देखो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर बढ़ गई है और ये है और वो है और सिक्योरिटी का मसला हो गया है। लोगों को खौफजदा कर रहे हैं, लोगों में एक जिसे कहते हैं अनसर्टिनिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने सर्वाइवल का कि भाई फौज जो है वो आएगी और फौज बचाएगी और मतलब ये सारा बयानिया। तो ये आमतौर पर इस तरह के धमाके जो होते हैं ये सरकारें खुद करवाती हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी खैर सरकार मानेगी तो कभी भी नहीं कि खुद करवा रही है, जाहिर है इधर उधर ही रुख मोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन जो भी करवा रहा है जाने जो है वो मासूम लोगों की जा रही हैं। और आज भी हम देख रहे हैं किस तरह की पिक्चर्स हैं, छोटे बच्चे भी मौजूद थे, बड़े भी थे, बहुत अफसोसनाक। और बहुत अफसोसनाक है। और जुम्मे की वजह से बहुत ज्यादा रश भी था, तो कहीं ना कहीं जाकर जो है लोगों को अकल के नाखून लेने चाहिए और इस तरह से मासूम लोगों को अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में मासूम लोगों की जाने ना लें। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।